हेलो एवरीवन गाइस, आज स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो हमेशा की तरह वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्लिक करते हैं एडवांस जावा पे और क्लिक करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक सर्वलेट एपीआई पे। बिल्कुल बेसिक से समझते हैं गाइस। जावा में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप एपीआई देखते हो तो आप ये समझो, जावा का एग्जांपल देके अगर मैं बताऊँ तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। जैसे हमने जेडीबीसी कोड जावा में देखा था, क्या करता है कि वो इंटरफेस एक प्रोवाइड करवाता है ना, प्रोग्रामिंग का दो एप्लीकेशंस के बीच। जैसे जेडीबीसी में हम क्या कर रहे थे, जेडीबीसी में माइस्क्वेल एक सिस्टम है, एक एप्लीकेशन है, हमारा प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन है, तो वो दोनों आपस में कनेक्ट कर रहे थे। दो सॉफ्टवेयर जावा से कोई सॉफ्टवेयर कैसे कनेक्ट कर सकता है, जब उसकी कुछ ऐसी क्लासेस वो प्रोवाइड करवाए जो हम यूज़ करके उसे यूज़ कर सकते हैं, है ना, जो हम अपने कोड में उनकी क्लास फाइल्स को लेके और उन्हें यूज़ कर सकते हैं। क्लास फाइल्स को कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं, जार फाइल्स के थ्रू, है ना। तो जेडीबीसी में जैसे हम माइस्क्वेल की जार फाइल ले रहे थे, है ना, और उससे हम कनेक्ट कर रहे थे सॉफ्टवेयर। जैसे आईओ पैकेज देख सकते हैं, आईओ एपीआई में क्या कर रहे थे कि हम उसे इनपुट आउटपुट एपीआई क्यों कहते हैं आईओ पैकेज को, क्योंकि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम से अपने जावा प्रोग्राम को कनेक्ट करते हैं। तो उनकी कुछ क्लासेस थी, फाइल वगैरह हमने देखी थी, फाइल राइटर, फाइल रीडर, है ना। तो एपीआई का मतलब हुआ जब आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करते हो तो कुछ क्लासेस आपको मिलते हैं जिन्हें आप यूज़ करके उन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकते हो। सर्वलेट एपीआई से आप क्या समझते हैं? सर्वलेट एपीआई क्या करते हैं, सर्वर पे चलती है। सर्वर हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। एक सर्वर एक सॉफ्टवेयर होता है, वो एक स्पेसिफिक पोर्ट पे चलता है। विंडोज़ की हर एप्लीकेशन, सिस्टम की हर एप्लीकेशन स्पेसिफिक एक पोर्ट पे चलती है, पोर्ट नंबर दिया होता है ना। सर्वर एक स्पेसिफिक पोर्ट पे चलता है। वो क्या करता है, आपके जावा प्रोग्राम यानी सर्वलेट्स को लोड करता है और उनको ब्राउजर जिस पोर्ट पे चलता है उन पे सेंड कर देता है, जिससे आप ब्राउजर पे जब चलाते हो, किसी भी ब्राउजर पे चलाते हो, तो वो चल जाता है ना। तो सर्वलेट एपीआई में कुछ ऐसे इंटरफेसेस, कुछ क्लासेस आपको मिलेंगी जो सर्वर पे चलाने के लिए यूज होती है। तो देखिए, दो पैकेज की बात सर्वलेट एपीआई में होती है। पहला होता है जावा एक्स डॉट सर्वलेट, दूसरा जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट एचटीटीपी। गाइस, आपने अगर कोड जावा पे पैकेजेस जैसे हमने देखा था, अगर आपने वो सेशन देखा है मेरा, तो आप समझ गए होंगे कि जावा एक्स डॉट सर्वलेट और जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट एचटीटीपी ये तो इसी का सब पैकेज है, यानी इसी के अंदर है ये फोल्डर एचटीटीपी का। यानी सबसे पहले जावा एक्स का फोल्डर होगा, फिर सर्वलेट का फोल्डर होगा, और सर्वलेट के अंदर यहाँ एचटीटीपी का फोल्डर होगा, इस तरह से, और इनके अंदर फिर क्लासेस होंगे। तो गाइस, हो क्या रहा है एक्चुअली कि जावा ने क्या किया कि जावा एक्स डॉट सर्वलेट जो पैकेज है उसके अंदर जो क्लासेस है वो बहुत बेसिक, उसमें लाइक आप इमेजिन कर सकते हो 4-5 मेथड, बेसिक मेथड, है ना। वो एचटीटीपी स्पेसिफिक नहीं है। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। अब और भी तरह के प्रोटोकॉल होते हैं, आप ये समझ सकते हैं कि 99% वेबसाइट एचटीटीपी प्रोटोकॉल पे चलती है ना। एचटीटीपी एचटीटीपीएस दोनों एक यहाँ मान सकते हैं। दूसरा कौन सा प्रोटोकॉल है, लाइक एफटीपी प्रोटोकॉल होता है। जिन्होंने अपनी वेबसाइट कुछ बनाई होगी, फाइल ट्रांसफर की होगी, वो जानते हैं कि एफटीपी क्या होता है। लेकिन ऐसा एसएमटीपी प्रोटोकॉल बता सकते हैं, ऐसा प्रोटोकॉल जो सब यूज करते हैं। एसएमटीपी क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जैसे आप जीमेल यूज करते हैं, ये जितनी भी ईमेल सर्विसेज होती है ये किस प्रोटोकॉल पे वर्क करती है, एसएमटीपी, है ना। एचटीटीपी बाय डिफॉल्ट जब सर्वलेट की जो पैकेज आता है उसमें एचटीटीपी का प्रोटोकॉल के लिए स्पेसिफिक क्लासेस वो ऑलरेडी बना के देते हैं। एफटीपी एसएमटीपी बाय डिफॉल्ट जावा कम्युनिटी की तरफ से नहीं मिलती है। अगर आप उसे यूज करना चाहते हो तो वो दूसरी कंपनीज है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज है, जिन्हें आप जार फाइल डाउनलोड करके फिर आप कर सकते हो वर्क। लेकिन एचटीटीपी बाय डिफॉल्ट जावा कम्युनिटी ही प्रोवाइड करवाती है आपको जेडीके में। तो उनको क्लासेस वगैरह का वो यूज करके आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट के लिए एफटीपी या फिर एसएमटीपी की नीड नहीं होती, सिर्फ एचटीटीपी क्लासेस इनफ होती है। इसलिए दो पैकेज स्पेसिफिक उन्होंने बताया कि जावा एक्स डॉट सर्वलेट में प्रोटोकॉल ऐसे, यानी किसी प्रोटोकॉल को माइंड में रख के उन्होंने वो मेथड, क्लासेस, इंटरफेसेस नहीं बनाए। कोई भी प्रोटोकॉल उन क्लासेस वगैरह को यूज कर सकता है। जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट एचटीटीपी जो पैकेज बनाया, सब पैकेज बनाया, उसके अंदर उन्हीं क्लासेस को एचटीटीपी स्पेसिफिक बना के उन्होंने और मेथड ऐड किए कि एचटीटीपी अगर ये है तो इसमें इस तरह के मेथड होने चाहिए। तो 5 मेथड्स अगर सर्वलेट में अगर माने किसी इंटरफेस में या उसमें है, तो एचटीटीपी में हो सकता है वो 10-15 हो, क्योंकि एचटीटीपी स्पेसिफिक उन्होंने और बनाए होंगे जिससे हमारे लिए ईजी हो, हम डेवलपर्स के लिए ईजी हो। तो यह देख सकते हैं जावा एक्स डॉट सर्वलेट, दिस पैकेज इज यूज्ड फॉर प्रोटोकॉल लेस रिक्वेस्ट, यानी जिसका कोई प्रोटोकॉल नहीं है उस तरह की रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए, एक्शंस को हैंडल करने के लिए जो वेबसाइट पर परफॉर्म किया जाता है। 14 इंटरफेसेस, 11 क्लासेस, यू डोंट नीड टू लर्न देम ऑल दो। ये क्लासेस इंटरफेसेस के नंबर जो है गाइस, ये चेंज हो सकते हैं किसी भी जावा वर्जन में, तो इसको बहुत ज़्यादा वो नहीं लेना है कि याद करना है 14 इंटरफेसेस 11 क्लासेस, बदलते रहते हैं जावा वर्जन के।
HTTP में जैसे 8 इंटरफेसेस 7 क्लासेस है, अगेन यू डोंट नीड टू लर्न देम ऑल। अब हम कुछ बेसिक ऐसी क्लासेस और इंटरफेसेस जो यूज होते ही हैं जिनमें ज़्यादा कोई चेंजेस होते नहीं है, बाकी जो ज़्यादा जरूरी नहीं है वो क्लासेस इंटरफेसेस ऐड और रिमूव होती रहती है, लेकिन ये कुछ इंटरफेसेस क्लासेस जो कॉमन रहती हैं और ये इनफ है वेब डेवलपमेंट के लिए। बाकी छोटी मोटी क्लासेस बहुत ही माइनर वर्क्स के लिए होते हैं, वो चेंज होती रहती है। जावा x.servlet में सर्वलेट इंटरफेस है, जावा x.http में HTTP है ना। जैसे आप ये देख रहे हो कि यहाँ जो बनाया गया है उसी को HTTP स्पेसिफिक बना के इन्होंने यहाँ नई इंटरफेस क्लासेस बनाई है। सर्वलेट रिक्वेस्ट HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, सर्वलेट रिस्पॉन्स HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, सर्वलेट कॉन्फ़िग HTTP सर्वलेट कॉन्फ़िग। तो ये कॉन्सेप्ट्स है और ये HTTP इंप्लीमेंटेशन है उसका। सर्वलेट कंटेक्स्ट HTTP सर्वलेट कंटेक्स्ट, इसमें अगर 5 मेथड्स होंगे उसमें 10-15 कर दिए होंगे उसे इंप्लीमेंट करके या फिर उनको HTTP को माइंड में रखें। जो हमारा सबसे बेसिक इंटरफेस होता है गाइस पूरे इन 2 पैकेजेस में और पूरा कोर में सर्वलेट के, वो होता है सर्वलेट इंटरफेस, है ना। सबसे मेन इंटरफेस यही होता है, द मेन इंटरफेस दैट ऑल सर्वलेट मस्ट इम्प्लीमेंट। ये सर्वलेट को हर एक कोड में इम्प्लीमेंट किया ही जाता है। गाइस मैंने पहले आई थिंक आपको दिखाया होगा, लेकिन मैं आपको एक नया, क्योंकि मैंने एक्लिप्स से रीइंस्टॉल किया था, फिर से मैं एक प्रोजेक्ट बना देता हूँ। मैंने क्या किया है, क्रिएटेड डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट पे क्लिक किया है। अगर ये नहीं आता आपके एक्लिप्स में, इंटेलिजे में, तो आप प्लगइन्स डाउनलोड करके इसे इतना कैपिटल बना सकते हो, लेकिन इस तरह के वर्जन ऑलरेडी इंक्लूडेड आते हैं जो अभी रिसेंट वर्जन आ रहे हैं। तो सर्वलेट एग्जाम्पल मैंने प्रोजेक्ट बना दिया, नेक्स्ट कर देता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ, फिनिश कर देता हूँ। मैंने कुछ सेलेक्ट नहीं किया, सिंपली बना दिया। अब हम क्या करते हैं, SRC में चलते हैं और जावा में सर्वलेट बना सकते हैं, लेकिन हाँ अच्छी प्रैक्टिस क्या है, हमेशा पैकेज पहले बनाएं। तो एक पैकेज बना देते हैं, पैकेज का नेम कुछ दे देते हैं, सर्व एक्स दे देते हैं, फिनिश किया और इसके अंदर एक सर्वलेट बना लेते हैं, सिंपल सा सर्वलेट फर्स्ट सर्व, नेक्स्ट किया, कुछ सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, नेक्स्ट किया और फिनिश कर दिया। देखिए गाइस, अगर आप देखेंगे कि ये जो सर्वलेट एक्सटेंड करता है, हर एक सर्वलेट एक्सटेंड करता है HTTP सर्वलेट को। HTTP सर्वलेट जो हमारी क्लास है, क्योंकि एक्सटेंड कर रहे हैं हम, कहीं ना कहीं ये भी सर्वलेट इंटरफेस को ही इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। तो बेसिक जो इंटरफेस है वो हमेशा इंप्लीमेंट होता ही है, सर्वलेट को करना ही पड़ता है, इसलिए हम कहते हैं, है ना। तो देखिए, वैसे तो HTTP सर्वलेट जेनरिक सर्वलेट एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उससे बनता है। जेनरिक सर्वलेट जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो सर्वलेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है। इन दी एंड जो रूट में है, पहली फाइल हमने इनहेरिट की है वो सर्वलेट है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ एरर आ रहा है, आई थिंक मैंने आपको रिजॉल्व करना बताया होगा, लेकिन फिर से बता देते हैं। या तो आपको इसकी जार फाइल, यानी जो क्लासेस हैं जिनमें सर्वलेट वगैरह जावा एक्स जो पैकेज है वो आपको या तो आपको मिल जाएगा, है ना, जार फाइल डाउनलोड करने के लिए कि सर्वलेट जार, इस तरह से आप सर्च करोगे गूगल पे, तो जार फाइल आप इस प्रोजेक्ट में पेस्ट करोगे तो वो क्लासेस इससे मिल जाएंगी, क्योंकि जावा एक्स बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड नहीं होता है। लेकिन अगर आप सर्वर भी ऐड करते हो टॉमकेट, तो वो ये सारे बेसिक पैकेज इंक्लूड रखता है। यानी 2 तरीके, या तो आप जार फाइल डाउनलोड कर लो जिसमें क्लासेस सर्वलेट वगैरह की, वो अपने प्रोजेक्ट में सेट कर लो, या फिर इस प्रोजेक्ट पे एक सर्वर को अटैच कर दो, तो क्या होगा, वो क्लासेस वगैरह सर्वर प्रोवाइड करवा देगा, है ना। इतना वर्क सर्वर आप करवाने लगे। तो मैं अपना टॉमकेट, ये देखिएगा इसमें क्या कर रहा हूँ, बैक किया, मैंने नेक्स्ट किया, 8 को मैंने चूज़ किया क्योंकि जावा 8 में वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, 9 आई थिंक 11 या 17 वर्जन के लिए यूज़ होता है। और नए वर्जन्स का मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो आपकी जॉब में अभी यूज़ होता है करेंटली, वो जावा 8 हो। वैसे तो जावा 19-20 तक रिलीज हो चुके हैं, लेकिन आप कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि वो वर्जन इंस्टॉल करना ज़्यादा अच्छा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही एक अंडरस्टैंडिंग है जो एक्सपीरियंस लोगों को होती है और लाइफ को नहीं होती है। आप गेम और सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जो आप लेटेस्ट यूज़ करो, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा केस नहीं है। जो एक्चुअली जॉब में यूज़ होता है वो आपको यूज़ करना चाहिए। हो सकता है कि आप 17, 11 या 20 आप यूज़ करो और उसमें आपको बहुत सारे एरर्स ऑलरेडी रिजॉल्व दिखें, तो आपको जावा 8 में दिखेंगे। तो आप 17 पे या 20 पे वर्क कर रहे हो तो आपको एरर्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जैसे आप 8 में जॉब में आप करने बैठे, उसमें बहुत सारे एरर दिख रहे हैं, आपको रिजॉल्व करना भी नहीं आ रहा है क्योंकि आपने प्रैक्टिस 17 पे कर ली है। तो बहुत तरह के चैलेंजेस आएंगे जो प्रैक्टिकली नहीं होंगे आपके लिए। देखिए, यहाँ मैंने क्या किया, मेरे या तो मैं यहाँ डाउनलोड इंस्टॉल पे क्लिक कर दूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा है, जैसे ये है ना। तो उसके बाद भी यही होगा, वो लोकेशन पूछेगा तो ऑलरेडी ये आ जाएगा। तो यानी यहाँ क्लिक करो या ब्राउज करके ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो वो लोकेशन दे दो, और मैंने नेक्स्ट किया और
ये जो मैंने बनाया इसको मैं ऐड कर दिया। ऊपर कुछ आ रहा है टॉमकैट 8 ओनली सपोर्ट्स जावा J2E 1.2 1.3 1.4 एंड जावा 5 6 7 वेब मॉड्यूल्स। मुझे चेक करना होगा ये वेब मॉड्यूल्स कौन सा है इसका। तो मैं क्या करता हूँ, प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ और चलते हैं जावा प्रोजेक्ट एसेट्स में। वेब मॉड्यूल 4 है इसका ना। और हमने क्या देखा था कि कितना सपोर्ट करता है। पी अगर हम कर दें और जावा 17 कहाँ से आ गया है, मैं तो 8 करना है 1.8 और इतना ही ना अप्लाई किया और अप्लाई क्लोज। तो देखते हैं अपाचे टॉमकैट, ये अपाचे कंपनी देती है। 8 मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो 8 में सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, ऑलरेडी अब सेलेक्टेड आ रहा है, नेक्स्ट किया। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ अभी भी प्रॉब्लम है, अब नहीं है, ऐड किया और फिनिश कर। अब अगर मैं इस प्रोजेक्ट को चलाता हूँ, देखिए यहाँ सर्वर आ गया, तो रन एज ऑन सर्वर। ऑलवेज कह सकता हूँ कि मैं हमेशा इस प्रोजेक्ट को इसी सर्वर पे चलाना चाहता हूँ और फिनिश कर। तो इसमें कोई सर्वलेट है नहीं। रन टाइम, टारगेटेड रन टाइम, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और अप्लाई कर क्लोज कर। अब ना मैंने क्या किया है कि अंदर उसको सेट कर दिया जिससे उसकी क्लासेस अब यूज हो रही। तो अब मैं इसे रन करता हूँ। रीस्टार्ट करना हमेशा ठीक है, रिमेंबर माई डिसीजन भी कर लेते हैं। ओके किया और ये है। अब हम देख लेते हैं ये सर्वलेट क्यों नहीं चला है। तो हम क्या करते हैं, जो डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर है उसको जनरेट कर लेते हैं। डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर पहली फाइल होती है जो चलती है और वो डिफाइन करती है कि आपकी पहली फाइल कौन सी चलेगी। देखिए आपका जो वेब सर्वलेट का नोटेशन है क्या कह रहा है कि ये URL सबसे पहले सर्वलेट को चलाने के लिए चलेगा। जो सर्वलेट मैपिंग है वो ऐसे हो रही है और नया तरीका यही है। पहले क्या हुआ करता था, web.xml में यहाँ डिफाइन करते थे, अब उसको अनोटेशन से रिप्लेस कर दिया गया। तो अगर मैं इस URL पे ये लिखूं तो ये चल गया। कैसे पता चला, सर्वलेट ये आ गया, सर्व ये कहाँ लिखा है, ये लिखा। अगर मैं चाहता हूँ कि वेबसाइट स्टार्ट हो और यही सर्वलेट चल जाए तो इसका जो मैपिंग है मैं इस URL पे कर दूंगा। ये मैपिंग कर रहे हैं हम, क्या करेंगे, अगर मैं इसको अब रिस्टार्ट करना पड़ेगा शायद, हमेशा अच्छी प्रैक्टिस है कि आप रिस्टार्ट कर लें सर्वर को। तो देखिए अब डायरेक्टली चल गया। तो अगर हम HTTP सर्वलेट पे अब डिक्लेरेशन ओपन करें तो आपको कुछ इस तरह की चीज़ें आपको दिखेंगी। देखिए पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट HTTP सर्वलेट, और ये क्या एक्सटेंड करता है, जेनरिक सर्वलेट को, जैसे मैंने बताया कि जेनरिक सर्वलेट को ये एक्सटेंड करता है। और जेनरिक सर्वलेट को भी अगर देखें तो यहाँ है नहीं, वैसे इनको ये ओपन करने दे नहीं रहा है। लेकिन अगर हम जेनरिक सर्वलेट को भी ओपन करें तो वो क्या करेगा, कौन से इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है, सर्वलेट को ही, है ना। तो इन दी एंड हमारे पास ये मिलता है। देखिए गाइस ये चलता कैसे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ थोड़ा सा। ये सर्वलेट सबसे पहले इसमें लोड हो जाता है सर्वर पे। जैसे ही ये लोड होता है तो मैं लाइफ साइकिल में भी बताऊंगा, वैसे आपका रिवाइज हो जाएगा। इनिट मेथड कॉल होता है जो सर्वलेट इंटरफेस में होता है, इनिट मेथड, है ना। उसके बाद जब इनिट मेथड कॉल हो जाता है तो वेबसाइट पे चल जाता है। जैसे ही हम पहला ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ये लाइक ये शो होना हुआ, यानी वेबसाइट पे जैसे ही पेज ओपन होता है, ये जैसे ब्राउजर ओपन हुआ, पहली रिक्वेस्ट तो यही गई कि पहला पेज लाइए, है ना। पहली रिक्वेस्ट तो यही चलेगी बिना कुछ किए। तो वेबसाइट ओपन होते ही सर्विस मेथड कॉल होने लगता है। जब भी हम एक्शन परफॉर्म करते हैं सिर्फ सर्विस मेथड कॉल होते हैं। HTTP सर्वलेट में उन सर्वलेट में जो सर्विस मेथड बता रहा हूँ तो सर्वलेट इंटरफेस में है, लेकिन उसको रीयूज करके, उसको इम्प्लीमेंट करके HTTP सर्वलेट में क्या बनाया गया है कि जैसे ही सर्विस मेथड कॉल होता है, एक्चुअली ये दो मेथड में से कोई एक कॉल हो जाता है, या तो डू गेट या डू पोस्ट।
जब हम ब्राउजर से कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो हमेशा गेट रिक्वेस्ट होती है जब भी यूआरएल से एक्शन परफॉर्म करते हैं। डू पोस्ट कभी भी यूआरएल से एक्शन परफॉर्म नहीं होता है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आपको हिट करना पड़ता है ना। तो डू गेट हमेशा जब भी यूआरएल से कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, डू गेट से हो रहा है। डू पोस्ट हमें प्रिपेयर करना पड़ता है वो ऑब्जेक्ट वगैरह, और फिर हम उस कॉल को करते हैं डू पोस्ट की कॉल को। ठीक, तो अभी डू पोस्ट भी अगर हम चलाएंगे तो क्या करेगा, डू गेट ही चला देगा, उसके बाद भी यही प्रिंट हो जाएगा जो अभी हम प्रिंट करवा रहे हैं ना। सर्वलेट कॉन्फ़िग है, इसका अपना एक टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं ओवरव्यू के लिए आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि आप चाहते हैं कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप किसी सर्वलेट को देना चाहते हैं जैसे ही वो सर्वर पे लोड हो, है ना, तो जिससे पहली रिक्वेस्ट की जब जाए, पहला वेब पेज ही आए, सर्वलेट के पास ऑलरेडी कुछ इन्फॉर्मेशन इनिशियलाइज हो जाए, उसके पास हो कुछ इन्फॉर्मेशन, या तो स्ट्रिंग डेटा हो, इंट हो, लॉन्ग हो, किस तरह के ऑब्जेक्ट्स हो, कुछ क्लासेस का ऑब्जेक्ट बन गया हो, जो भी हम चाहते हैं कि पहली रिक्वेस्ट आने से पहले सर्वलेट के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, तो हम क्या करते हैं, उसको सर्वलेट कॉन्फ़िग में देते हैं। एक सर्वलेट का एक सर्वलेट कॉन्फ़िग होता है जिससे वो अपनी इनिशियलाइजेशन जो होता है, जो इनिशियल डेटा है वो गेट कर सकता है ना। दूसरा क्या होता है, सर्वलेट कंटेक्स्ट होता है। एक एप्लीकेशन में 10 सर्वलेट है तो उनके 10 सर्वलेट कॉन्फ़िग होंगे एक एक, है ना। हर सर्वलेट का एक सर्वलेट कॉन्फ़िग होता है जिससे वो इनिशियलाइजेशन करते हैं अपना, और एक सर्वलेट कंटेक्स्ट होगा सबका। यानी एक एप्लीकेशन का जिसमें 10 सर्वलेट है, 20 सर्वलेट है, एक ही सर्वलेट कंटेक्स्ट होगा, उसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी, स्ट्रिंग होगा, टेक्स्ट होगा, नंबर होगा, जो भी हो सकता है, वो सब सर्वलेट गेट कर सकते हैं ना। सर्वलेट कॉन्फ़िग हर एक एप्लीकेशन का एक होता है, सॉरी हर एक सर्वलेट का एक होता है। सर्वलेट कॉन्फ़िग पूरी एप्लीकेशन का एक होता है ना, मल्टीपल सर्वलेट्स को प्रोवाइड करवाने के लिए। सर्वलेट रिक्वेस्ट होते हैं, सर्वलेट रिस्पॉन्स, फिल्टर। देखिए सर्वलेट रिक्वेस्ट क्या है, जैसे आप पहला वेब पेज ओपन हुआ, ये भी एक्शन परफॉर्म हुआ, तो सर्वलेट रिक्वेस्ट में उसका डेटा जाता है। अगर आप कुछ फॉर्म फिल करते हैं, सबमिट बटन क्लिक करते हैं, उसका डेटा भी फॉर्म का पूरा जिसमें आता है सर्वलेट रिक्वेस्ट में आता है। इसी तरह रिस्पॉन्स क्या है, जब हम कोडिंग से कोई डेटा ब्राउजर पे भेजते हैं, यानी सर्वर पे भेजते हैं, एक्चुअली ब्राउजर में डायरेक्टली बोल रहा हूँ, लेकिन आप क्या समझेंगे कि सर्वर पे जाता है वो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, और फिर वो ब्राउजर पे दिखाता है, सर्वर दिखाता है रिस्पॉन्स को, फिर ब्राउजर। हमारा काम सिर्फ रिस्पॉन्स को सर्वर तक पहुंचाना होता है। फिल्टर भी टॉपिक है, ये एक्चुअली टॉपिक्स है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिल्टर क्या है, कोई फॉर्म आपने फिल किया नेम और पासवर्ड का, बटन क्लिक किया, वो सर्वर पे आया, सर्वर से वो सर्वलेट पे जाएगा जो सर्वर में ही लोडेड है, अब सर्वलेट में लोड हुआ है, तो सर्वर से वो पूरा डेटा सर्वलेट पे जाने के बीच में ये फिल्टर आ जाता है जो हम क्रिएट करते हैं। वो क्या करता है कि ये जो डेटा है जो रिक्वेस्ट में आया, इसमें अगर हम मुझे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मैं कर सकता हूँ। फिर ये क्या होगा, इन दी एंड ये उस सर्वलेट पे ही चला जाएगा जिसमें हम भेजना चाह रहे हैं। हो सकता है मल्टीपल फिल्टर बना दे कि एक पासवर्ड को इनक्रिप्ट करेगा, पासवर्ड जा तो रहा है 1 2 3, लेकिन अब इनक्रिप्ट हो जाएगा तो वो 16 लेटर या 20 लेटर का कुछ बन जाएगा। दूसरा ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करेगा डेटाबेस, मतलब अलग अलग आप वर्क परफॉर्म करवा सकते हो। इसको कहते हैं प्री प्रोसेसिंग, यानी एक्चुअल प्रोसेस सर्वलेट पे होगा, लेकिन उससे पहले प्री प्रोसेस आप कुछ करवा सकते हो उस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से। उसी तरह से जब सर्वलेट अपना वर्क कर लेता है, सर्वलेट फिल्टर्स वर्क किए, जितने फिल्टर आपने लगाए, एक लगा सकते हो, मल्टीपल लगा सकते हो, इन दी एंड सर्वलेट पे प्रोसेसिंग के लिए आए, सर्वलेट ने उस डेटा का प्रोसेस किया, उसके बाद सर्वलेट ने जैसे ही रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट वापस किया कि चलो ये ब्राउजर पे दिखा दो, मैंने वर्क परफॉर्म कर दिया, तो फिर से वो फिल्टर वर्क कर सकते हैं। ये आपके ऑपरेशन के ऊपर है, जैसे फिल्टर वर्क होंगे, अगर आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हो तो रिस्पॉन्स में चेंज कर सकते हो कि लिखा हुआ पहले जा रहा था सर्वलेट से कि सक्सेसफुल, है ना, तो अब फिल्टर में आप उसमें ऐड कर सकते हो हाय यूजर का जो भी नेम है, कि हाय अंशुल, हाय स्वाति, हाय पूजा, है ना, जो भी नेम है यूजर का, तो वो ग्रीटिंग मैसेज आके योर जॉब हैज बीन सक्सेसफुल। तो आप पोस्ट प्रोसेसिंग भी कर सकते हो फिल्टर से। तो फिल्टर अब ये मैंने पूरा बता दिया। फिल्टर क्या होता है, वो प्री प्रोसेसिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है ना, सिंपल ये। फिल्टर चेन क्या है, फिल्टर चेन वही, अगर आप मल्टीपल फिल्टर्स बनाते हो तो एक के बाद एक कैसे कॉल होंगे, उसकी चेन फिल्टर चेन से होती है। उसके बाद कैसे सर्वलेट कॉल होगा जो एक्चुअल कॉलिंग होता है। रिक्वेस्ट रैपर, रिस्पॉन्स रैपर नाम से पता चल रहा है, इतने ज़्यादा यूज भी नहीं होते। इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम हम ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना, ये भी इतने ज़्यादा यूज नहीं होते, और आगे हम पढ़ने वाले हैं हर एक चीज़। देखिए यहाँ कुछ मेन क्लासेस हैं जावा एक्स सर्वलेट पैकेज की, जेनेरिक सर्वलेट जैसे मैंने बताया, सर्वलेट एक्सेप्शन, अनअनबल एक्सेप्शन, और सर्वलेट इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम, रिक्वायर्ड डिस्पैचर, पूरा एक टॉपिक है रिक्वेस्ट डिस्पैचर का भी, एट्रीब्यूट इवेंट, सर्वलेट रिक्वेस्ट लिसनर। तो आपको कुछ याद करने की नीड नहीं है, आपसे जान सकते हो कि हाँ मल्टीपल क्लासेस है जो सर्वलेट नेम से जो भी होती हैं वो कहाँ होती है। आपको सिर्फ ये पॉइंट ध्यान रखना है कि सर्वलेट नाम से आपको क्लासेस इंटरफेस मिलेगा, तो या तो जावा एक्स सर्वलेट में होगा या जावा एक्स सर्वलेट.http में होगा। आप हमेशा ध्यान दें कि वो
आप HTTP जो HTTP के अंदर है सिर्फ वही इंटरफेसेस और क्लासेस को आप यूज़ करेंगे एक्चुअली, क्योंकि आप HTTP पे अपना वेब प्रोजेक्ट बनाते हैं। सिर्फ इतना समझने की नीड है, बाकी क्लासेस नेम ऐसा कुछ समझने की नीड नहीं है। तो वो क्लासेस और इंटरफेस जो सर्वलेट में हमारी डेवलपमेंट के लिए हमें दी जाती हैं उनको सर्वलेट API कहते हैं। इतना सिंपल, ठीक है गाइस। तो आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा सर्वलेट API जो क्लासेस और इंटरफेसेस की बात करी है। देखिए ऊपर अगर आप देख सकते हो कि ये सर्वलेट एक्सेप्शन क्लास है ना, अनोटेशन के लिए है ये तो HTTP सर्वलेट, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, ये सारी क्लासेस आप यहाँ देख सकते हो जो भी जावा एक्सप्लोर सर्वलेट की है। और देखिए यहाँ जैसे हमने पहले भी बात की है कि जैसे कोई एक्शन परफॉर्म होगा, जो भी एक्शन का डेटा है वो इसमें आएगा, और जो भी हम यहाँ से सर्वर पे भेजेंगे कि ब्राउजर पे दिखा दो वो हो जाता है। सिंपल ये क्लासेस यूज होके वो सारे एक्शन परफॉर्म होते हैं, है ना। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर सर्वलेट API। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई दूंगा। और अगर अच्छा क्वेश्चन हुआ तो हो सकता है कि मल्टीपल अगर अच्छे क्वेश्चन है तो उस पर एक पूरी अलग से वीडियो भी मैं बना सकता हूँ। ट्राई कीजिएगा जितना बेसिक क्वेश्चन हो, जितना स्टूपिड, जितना डम आपको लगता हो उस तरह से पूछिएगा। चाहे आपसे क्वेश्चन ठीक से फॉर्म भी ना हो, जस्ट आप ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन लिखने का। मैं एक्चुअली समझ जाऊँगा, क्योंकि मैं बहुत ही जीरो वालों से मैंने स्टार्ट किया है जावा पढ़ाना, तो मुझे बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस का आंसर देना बहुत अच्छा लगता है। जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है उन्हें तो ये टॉपिक बिल्कुल ईजिली समझ आ गया होगा, लेकिन जो बिल्कुल बिगिनर है उनको काफ़ी कंफ्यूजन अभी भी रहा होगा, अभी भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, सर्टिफिकेशन शायद नहीं मिल रहा होगा। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि इतना जानना इनफ है, मोर देन इनफ है। अभी आपके पास ऐसी चीज़ें भी समझने के लिए आएगी जिस पे आपको ध्यान देना होगा। मैं बता रहा हूँ, ये सर्वलेट API आज एक बार आप अगर देख लोगे, आपको पूरी लाइफ दोबारा देखने की इसको नीड नहीं पड़ेगी। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।